अक्सर आपने एक शब्द का उपयोग या जिक्र सुना होगा जिसका नाम है क्वांटम लीप। का अर्थ यह है कि अनपेक्षित, अविश्वसनीय, अचंभित करने वाली प्रगति। लीप इस शब्द का अर्थ है छलांग, बहुत बड़ी छलांग, बहुत बड़ी प्रगति। और इस शब्द का उपयोग कई सारे कॉन्टेक्स्ट में आज की तारीख में हो रहा है। जैसे कोई बच्चा हर साल स्कूल में 50 से 60% ही लाता है, लेकिन अचानक से उसने 90-95% लाए, तो वो है क्वांटम लीप। अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपनी स्टेडी ग्रोथ कर रहा है, उसको लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अचानक वो कंपनी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना एक ही साल में अगर प्रगति करती है, तो उसे कहते हैं वो लंबी छलांग, वो क्वांटम लीप। अगर कोई सॉल्यूशन पाने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट कंटिन्यूस चालू है, कंटिन्यूस उसके ऊपर काम किया जा रहा है, कंटिन्यूस साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं, और किसी भी कन्वेंशनल तरीके से वो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और अचानक से आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन आता है जो किसी ने सोचा नहीं होता, तो उसे कहते हैं क्वांटम लीप। तो क्वांटम लीप यानी वो छलांग, वो प्रगति जो अनएक्सपेक्टेड है, जो अविश्वसनीय है, अनइमेजिनेबल है। इस शब्द में इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्वांटम लीप। तो कहां से आता है ये शब्द, कहां से आया है ये शब्द? तो दोस्तों, क्वांटम लीप ये शब्द आया है क्वांटम लीप थ्योरी से। हम विज्ञान में, भौतिक शास्त्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने पढ़ी है जिसका नाम है क्वांटम लीप। वो थ्योरी पूरे भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में उतनी ही जरूरी है जितने न्यूटन के नियम, गति विषयक नियम। इनफैक्ट जिस साइंटिस्ट जिनका नाम है नील बोहर, उन्होंने 1913 में इस थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने रखा। और ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है, उस थ्योरी के बाद भौतिक शास्त्र में जो डेवलपमेंट हुई और आज की तारीख में जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है। एक अलग पर्सपेक्टिव इस साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसकी वजह से उन्हें उस साल का नोबेल पारितोषिक दिया। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है। तो क्या है, समझने के लिए जरूरी है समझना किसी भी पदार्थ का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर। दोस्तों, कोई भी पदार्थ जो है, घन रूप, द्रव रूप या वायु रूप, हर पदार्थ बनता है सबसे छोटे पार्टिकल से, सबसे छोटे। उससे छोटा आप कर नहीं सकते, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे आखिरी जो उसका हिस्सा होता है उसे कहते हैं एटम या अणु। अभी इस एटम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये एटम, ये जो अणु है, चाहे वो घनरूप पदार्थ का हो, द्रवरूप पदार्थ हो या वायुरूप पदार्थ का हो, जब वो एटम के लेवल पे जाता है, वो इतना छोटा होता है कि वो एक्चुअली कौन से स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है, ये कोई बोल नहीं सकता। यानी हवा से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का भी अणु अगर आप लेंगे, पानी का द्रवरूप या कोई भी चीज है, नाइट्रोजन द्रवरूप, उसका एटम आप लेंगे, या पत्थर, स्टील, किसी का भी एक घनरूप चीज है, उसका एटम अगर आप लेंगे, इन सब जब ये एटम के लेवल पे जाते हैं तो सभी अलग अवस्था में, एक फ्लूइड अवस्था में होते हैं, और वो अवस्था इस एटम की होती है। तो ये ना घनरूप, ना द्रवरूप, ना वायुरूप होता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये जो अंदर न्यूक्लियस में, केंद्र में जो प्रोटॉन होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस प्रोटॉन के ऊपर, इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से ही, इस फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। अभी देखिए कितनी सुंदर रचना है इस एटम के। इतना छोटा सा एटम जो हम देख नहीं सकते, जो हमें पता नहीं कि घनरूप, द्रवरूप, वायुरूप है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर, और ये पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, ये पूरे सूर्यमाला का स्ट्रक्चर सेम है ना। अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमारा सूरज है, सूर्य है, और ये अलग अलग कक्षा में जो घूमते रहते हैं, जो ग्रह है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही तो काम कर रहे हैं, और दोनों में ही वो अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन सूर्य और पृथ्वी में भी है, वो अट्रैक्शन पृथ्वी और चंद्र में भी है। तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है, किस तरीके से कुदरत ने ये सब चीजें बनाई। तो दोस्तों, ये कंटिन्यूस हर चीज में यही स्ट्रक्चर होता है। अभी एक उस एटम में
कौन से कितने प्रोटॉन्स रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये पता चलता है या ये डिपेंड होता है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर, अनुक्रमांक के ऊपर। दुनिया में जितने भी मूल द्रव्य है, उस सभी मूल द्रव्य की एक लिस्ट, एक टेबल हमने बनाया है, जिसे पीरियोडिक टेबल ऐसे कहते हैं। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है वो उनका कितना एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से उन्होंने रखा है। अभी एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि उस मूलद्रव्य में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जो नंबर है उसका उतने नंबर के प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, उस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला मूलद्रव्य जो है वो हाइड्रोजन, वो पहले नंबर पे है, एक नंबर है उसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब उस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कार्बन अगर आप देखोगे तो 12वें स्थान पे, तो 12वें स्थान के मतलब यह है उसका एटॉमिक नंबर 12। इसका मतलब यह है कि उस कार्बन के अंदर, उस केंद्र में 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में घूमते हैं, उस कक्षा का भी नाम है। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में कितने, ये सब डिसाइडेड है, डिफाइंड है, और ये ऐसा चल रहा है। अभी इस पे क्वांटम लीप क्या है, क्वांटम लीप थ्योरी क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक अपनी कक्षा होती है, एक अपना उनका क्वांटम होता है, जिस कक्षा में घूमते रहते, जैसे अपनी पृथ्वी घूमती रहती। अभी ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जब जाते हैं, अगली कक्षा में ले जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्वांटम लीप। लेकिन ये करने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है। उस जो गुरुत्वाकर्षण या जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो आकर्षण है, उस आकर्षण को तोड़ के उनको जाना पड़ता है। अभी ये करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। जैसे हमारा पृथ्वी के ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण है, और पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण के निकलने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है। आज इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज हो नीचे गिरती है जमीन के ऊपर, तो इस गुरुत्वाकर्षण के लाने के लिए वो रॉकेट जो हम बनाते हैं, मैक्सिमम उस रॉकेट में फ्यूल होता है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जिससे वो रॉकेट इस गुरुत्वाकर्षण से निकलता है। तो वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां से एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक जाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। और कहां से आती है एनर्जी? तो दोस्तों ये एनर्जी आती है डिस्टर्बेंस से, वेव से। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए एक वेव आती है, और ये वेव जब आती है, ये डिस्टर्बेंस जब आता है, न्यूक्लियस में, सेंटर में, केंद्र स्थानीय जो प्रोटॉन्स है, अगर वो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, तो इस एनर्जी का, इस डिस्टर्बेंस का कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन अगर ये सभी प्रोटॉन्स एक दिशा में एकजुट होकर अगर काम कर रहे हैं, तो ये पूरा जो डिस्टर्बेंस है, ये पूरी जो वेव है, वो एनर्जी में रूपांतरित होती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और वही ऊर्जा फिर प्रोटॉन से मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर इलेक्ट्रॉन उसको जंप करता है। इलेक्ट्रॉन फिर वो क्वांटम जंप करता है, उसको वो पावर मिलती है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से भी घूमता है। पिछली बार उसके पहले, वेव के पहले या डिस्टर्बेंस के पहले जो स्पीड होता है उसका डबल उसका स्पीड होता है। तो बेसिकली जो एनर्जी है, सबसे पहले तो ये एटॉमिक लेवल, इतनी छोटी सी लेवल पे ये सब घटना होती है, इतनी जो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते कौन सी अवस्था में है, और जब ये काम होता है तो एनर्जी भी कितनी छोटी होती होगी। लेकिन ये छोटी सी चीज आज इतना बड़ा काम कर रही है, इसका अंदाजा ही नहीं है। ये छोटी सी चीज, ये एनर्जी जो है, ये क्वांटम लीप जो है, ये इतनी जरूरी है कि इसके बाद पूरी दुनिया में भौतिक शास्त्र के 2 विभाग हुए हैं। दोस्तों ये एनर्जी भले ही बहुत ही छोटे लेवल पे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा काम आज की तारीख में, आज की दुनिया में कर रही है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये फ्लोरोसेंट बल्ब है, फ्लोरोसेंट बल्ब, मर्क्यूरी बल्ब जो हम देखते हैं। अभी ये कैसे चलता है? तो इसमें भी होते हैं वो एक्साइटेड, वो क्वांटम लीप वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो उस बल्ब में जो मर्क्यूरी होता है उसको एक्साइट करते हैं, उसको पावर देते हैं, और फिर वो लाइट, वो ऊर्जा निकलती है बाहर, वो जो रोशनी हमें दिखाई देती है। अभी फ्लोरोसेंट बल्ब में चलने वाला ये तत्व कई सारी चीजों में अप्लाइड है, जिसका एप्लीकेशन अभी चालू है। लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर की कितने उपयोग है, मुझे लगता है आप सबको अच्छी तरह से पता है। आज कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है कि जहां सेमीकंडक्टर ना हो। हमारे मोबाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके, टीवी से लेके,
हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें सेमीकंडक्टर होता है। हर गाड़ी में ये सेमीकंडक्टर होता है। एआई से लेके हर चीज जो आज जिसमें इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी हर चीज में वो सेमीकंडक्टर है। अब ये सेमीकंडक्टर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो दोस्तों ये सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली दो धातु का एक मिश्रण होता है। एक धातु जो विद्युत वाहक होता है और एक जो धातु है जो विद्युत रोधक होता है, जो एक जो है जो बिजली कैरी करता है और दूसरा बिजली को रोकता है। अब इन दोनों को एक मिला के ये सेमीकंडक्टर बनते हैं और इसमें जो काम करता है, जिसकी वजह से सब काम होता है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वांटम लीप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो जो काम करते हैं, उसके वजह से पूरा सेमीकंडक्टर काम करता है। इनफैक्ट लेजर भी अगर आप देखोगे तो लेजर में जो बीम निकलती है, जो बहुत शार्प होती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत ऊर्जा उसमें होती है। कहां से आती है ऊर्जा? दोस्तों लेजर में भी जो प्रिंसिपल है, जो तत्व है, वो यही तत्व है, क्वांटम लीप वाला तत्व। और लेजर का उपयोग सिर्फ उस लेजर शो में, इवेंट में ही नहीं होता। लेजर कितनी सारी चीजों में आज जरूरी बन चुका है। इनफैक्ट कई सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आप देखोगे, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सभी जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और ऐसे कई सारे हैं जो अभी मेरे पास वक्त नहीं है आपको सब बताने का, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल्स है, जिसमें काम होता है, जो तत्व है, वो तत्व है ये इलेक्ट्रॉन्स का। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम लीप करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसकी वजह से ये सब चीजें चलती है। तो दोस्तों क्वांटम एनर्जी यानी आज की तारीख में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, अभी हमने देखा है कि अभी फास्टेस्ट डेवलपमेंट या फास्टेस्ट डेवलपिंग जो कंपनीज वो कौन सी है? तो वो सभी फास्टेस्ट डेवलपमेंट कंपनी वो है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। हमने देखा कि फर्स्ट 5 हो, फर्स्ट 10 हो, ये सब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है और सभी कंपनियां आज की तारीख में क्वांटम एनर्जी में काम कर रही है। सभी कंपनी, यानी कोई भी आप नाम लीजिए, वो सब कंपनी क्वांटम एनर्जी में काम कर रही है। इतना ही नहीं, जो भी डेवलप्ड नेशंस है उन्होंने क्वांटम एनर्जी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना के रखा। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट करती है, उस एनर्जी के लिए, उस क्वांटम के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट पॉलिसी, सेपरेट फंडिंग इसके ऊपर रखा है। इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण है ये क्वांटम एनर्जी। इनफैक्ट जब से ये पता चला है, तब से भौतिक शास्त्र के दो विषय हो चुके हैं। एक क्लासिकल भौतिक शास्त्र और दूसरा क्वांटम फिजिक्स। दोस्तों क्लासिकल यानी वो चीज जो हम आंखों से देखते हैं, घन रूप, द्रव रूप, वायु रूप कैसे चलते हैं, क्या उसकी गति के नियम, सब कुछ वो क्लासिकल थियरी में आता है। और क्वांटम यानी वो चीज जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे होती है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होती है। और आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा काम अगर फिजिक्स में हो रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट में हो रहा है, वो क्वांटम फिजिक्स में हो रहा है। मैक्सिमम लोग जो आज इनफैक्ट पढ़ाई करने के लिए भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, पीएचडी होल्डर्स, दे आर वर्किंग इन क्वांटम फिजिक्स। इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण है क्वांटम फिजिक्स। इनफैक्ट अगर कोई बहुत बड़ा इनोवेशन होता है जो अचंभित करने वाला, अविश्वसनीय, ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई खोज होती है, तो उसे भी आज कहते हैं क्वांटम इनोवेशन। इनफैक्ट इसको लेके, इस क्वांटम चीज को लेके एक नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नए कंप्यूटर्स आने वाले हैं, जिस कंप्यूटर्स के ऊपर कई सालों से काम चल रहा है। गूगल से लेके सब कंपनी इस कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर्स। अभी ये कंप्यूटर भी कैसे कौन से प्रिंसिपल पे काम करेंगे? ये कंप्यूटर्स भी उसी प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे जिस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन्स ये काम करते हैं, यानी एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पे ये कंप्यूटर्स भी काम करेंगे। और ये कंप्यूटर कई ज्यादा फास्ट होंगे। आज जो भी कंप्यूटर आपके सामने हैं, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उससे कई बार फास्ट। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग काम जो हम सोच नहीं सकते कि कंप्यूटर कर सकता है, वो ये करेंगे। इस तरह के कंप्यूटर आने वाले हैं, जो हम सोच नहीं सकते, वो काम आने वाले दिनों में कंप्यूटर करेंगे। और बेसिस क्या है? तो बेसिस है क्वांटम लीप, बेसिस है ये इलेक्ट्रॉन जंप। और दोस्तों यही क्वांटम लीप बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी होता है क्वांटम लीप, अविश्वसनीय प्रगति, अविश्वसनीय छलांग, जिसे क्वांटम लीप कहते हैं। यानी कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, उसका स्टेडी रेवेन्यू है, स्टेडी प्रॉफिट है,
और हमें पता है कि अभी इस तरह से काम कर रही है, आने वाले दिनों में भी, आने वाले 1 2 3 5 साल में ये कंपनी भी आने वाले दिनों में इतनी प्रगति करेगी। लेकिन अचानक से वो कंपनी बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी छलांग मारती है, बहुत बड़ा काम करती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, अविश्वसनीय होता है और समझ में नहीं आता कि कैसे किया है। तो उसे कहते हैं कि क्वांटम लीप। इतनी बड़ी छलांग, इतना बड़ा काम वो कंपनी करते कैसे है? और कोई भी कंपनी जब एक क्वांटम लीप करती है, जब ये क्वांटम लीप करने अविश्वसनीय ऐसी छलांग जब मारती है, तो कौन सी वो प्रक्रिया होती है कि जिसकी वजह से होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहां भी आती है एक वेव, एक डिस्टर्बेंस। जरूरी है, कंपलसरी है ये वेव, ये डिस्टर्बेंस आना, कि जिसके जब ये वेव्स आती है, जब डिस्टर्बेंस होते हैं, तो बहुत बारी अनएक्सपेक्टेड होती है। इसमें आपका न्यूक्लियस, आपके जो हेड ऑफिस में जो कंपनी को चला रहा है, वो लोग कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग मिलकर एक दिशा में एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो ये वेव, ये डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करता है इस पूरे सिचुएशन में। ये वैसे ही होता है कि अगर आप अपनी नाव लेके जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी लहरों को पार अगर आप करते हो, तो सबसे एक्सपर्ट आप नाविक बन सकते हो। वैसे ही होता है इस कंपनी में। अगर जो कंपनी नॉर्मल जो काम करती है, उसको वो बड़ी छलांग मारने के लिए जरूरी होता है ये वेव, जरूरी होता है वे डिस्टर्बेंस। और जब ऐसे डिस्टर्बेंस आता है, तो वो कंपनियां जो बनती है किसी विजन और मिशन के ऊपर, वो कंपनियां जो चलती है सिद्धांतों के ऊपर, वो कंपनियां नहीं जो सिर्फ कॉपी करती है, लेकिन वो कंपनियां जो विजन मिशन को लेके बनी है, उनको पता होता है कि ये जो चीज है ये हम कर लेंगे, ये पॉसिबल है। ये वही कंपनी कर सकती है कि जिनके रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके सिद्धांत बहुत स्ट्रांग होते हैं, विजन मिशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। जिस माइंड के साथ वो कंपनी बनती है, और कभी कभी ऐसी जब वेव्स और डिस्टर्बेंस आते हैं, तो उसको एनर्जी में, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करती है, और पूरे न्यूक्लियस के सभी प्रोटॉन्स एक दिशा में एकजुट होकर काम करते हैं। और ऐसी अवस्था में, ऐसे वेव्स और डिस्टर्बेंस में, तो कंपनी लिस्ट करती है सभी सपोर्ट सिस्टम देखते हैं कि अभी इस वेव को, इस डिस्टर्बेंस को नए लेवल ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन से सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है। और ये बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट ऐसे चीजों में, ऐसे वेव में, ऐसे डिस्टर्बेंस में पता चलता है कि कौन एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम है कंपनी का, कौन एक्चुअली आपके साथ आपको इस संगठन को बहुत आगे बढ़ा के लेके जा सकता है। इनफैक्ट ऐसी चीजों में डिफाइन होता है आपका कॉन्क्रीट फाउंडेशन। मुझे तो लगता है कि बहुत जरूरी है वेव, बहुत जरूरी है डिस्टर्बेंस, कि उससे एक्चुअली पता चलता है कि कौन रियल जो आपकी सपोर्ट सिस्टम है। ऐसी सपोर्ट सिस्टम जो ना कि सिर्फ आपको इस एनर्जी से, इस वेव या डिस्टर्बेंस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो इतना बड़ा काम अगर हमें करना है, विजन मिशन को अगर बड़ा करना है, तो उसमें ये कौन सी सपोर्ट सिस्टम है जो आपके काम आने वाली। तो बहुत जरूरी है ये सपोर्ट सिस्टम, ये वेव, ये डिस्टर्बेंस। और फाइनली अपने इस सपोर्ट सिस्टम के साथ, अपने इस माइंडसेट के साथ, अपने इस सभी लोगों के साथ, फिर आप लेते हैं वो क्वांटम लीप। फिर आप इस पूरे वेव, ये जो वेव है, डिस्टर्बेंस है, ये जो अस्थिरता है, इसको फिर आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आप लगाते हो छलांग। जो लोग समझ नहीं पाते ये कैसे हुआ, एक कंपनी ऐसे धीरे धीरे काम करे तो अचानक इतनी बड़ी कैसे हुई, एक कंपनी इस तरह से चल रही थी वो अचानक कैसे हुई। और ये एग्जांपल, ये जो तरीका है काम करने का, जो कुदरत ने बनाया है, ये कुदरत ने बनाया है ये सिस्टम। ये एटॉमिक लेवल पे क्या चल रहा है, सब एटॉमिक के लेवल पे क्या चल रहा है, उससे लेके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये काम जो तरीका है, ये जो सिस्टम, ये कुदरत ने ही बनाया है। और इसी सिस्टम से सब जाते हैं, तभी जाके वो कंपनियां होती बड़ी। और आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, कितनी सारी कंपनी की सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई जब करेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रोसेस, आपको पता चलेगा उस वेव के बारे में, उस डिस्टर्बेंस के बारे में। और ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन देखते एग्जांपल पूरी दुनिया के सबसे बड़े कंपनी का। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज एप्पल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक वेव था, ऐसा डिस्टर्बेंस था कि जिसमें ये कंपनी, ऐसा मालूम होता था, सबको ऐसा लगा कि ये कंपनी अभी आगे 6 महीने भी नहीं चलेगी, बंद होने वाली है कंपनी।
एप्पल कंपनी अभी हमेशा के लिए बंद होगी, ऐसा वो वेव था, ऐसा वो डिस्टर्बेंस था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एप्पल दुनिया की नंबर 1 हो गई, दुनिया की। इतने छोटे से प्रोडक्ट को लेके कैसे कोई दुनिया का नंबर 1 हो सकता है? लेकिन आप कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मोबाइल तैयार करने वाली कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनती, एक मैन्युफैक्चरिंग हार्डकोर जो कर रही है वो दुनिया की नंबर 1 बनती है। वो हुआ पॉसिबल इसी वजह से, उस वेव, उस डिस्टर्बेंस की वजह से। अगर वो नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती, वो सोच नहीं होती। जिलेट की सेम स्टोरी है। अभी मुझे आप बताइए, जिलेट जिस सेक्टर में काम कर रहा है, जिस बिजनेस सेक्टर में काम कर रहा है, जिलेट के बाद कौन सी कंपनी आपको याद आती है भारत में? भारत में छोड़ो, कहीं भी आप जाओ, कि जिलेट अगर एक नंबर स्थान पे है, इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, दूसरे स्थान पे कौन सी है? जिलेट इतना बड़ा काम उसने किया, ये भी क्वांटम लीप है। वो भी कंपनी कई, एक टाइम ऐसा था कि बहुत बड़ी वेव, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस था, और लेकिन उसी डिस्टर्बेंस को, उसी वेव को इस कंपनियों ने, जो बनती है सिद्धांतों के ऊपर, बनती है विजन और मिशन के ऊपर, ऐसे डिस्टर्बेंस को ये कंपनियां बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करती। और ऐसा ही होने वाला है एमसीएल के साथ। ये जो साल है, इस साल में एमसीएल बहुत बड़ी लिप, बहुत बड़ी छलांग मारने वाली है। दोस्तों, एमसीएल जो संगठन है, एमसीएल संगठन भी एक विजन और मिशन के साथ बना हुआ है। एक सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हैं हम लोग इतने साल से, और हमारा उद्देश्य हमें क्या करना है। और ये करते समय हमारी प्लानिंग थी, हम अपने परिवार को बड़ा करेंगे, संगठन को बड़ा करेंगे, और उसी के माध्यम से हम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, और बाद में फंडिंग वगैरह देखेंगे। हम अपनी कंपनी को बेचेंगे ना, हमको या ना हमारी बाकी की सब कंपनी। लेकिन फिर वो वेव आती है, वो डिस्टर्बेंस आता है, और फिर उसके बाद हम वो करते हैं, एमसीएल वो करती है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। शायद हम नॉर्मल अगर रहते हैं, नॉर्मल जैसे काम चल रहा था, वैसे अगर जो प्रगति इस साल करते थे, उससे कई गुना प्रगति इसी साल हम करेंगे। इसी साल हम दुनिया के सामने रखेंगे कि एमसीएल किस तरह से क्वांटम लीप इस साल करती है, और कैसे जल्द से जल्द इस देश की सबसे बड़ी कंपनी बनती है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में हमारा देश सबसे बड़ा आर्थिक महासत्ता बनेगा, नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा, और इसका कारण होगा एमसीएल। और दोस्तों, मेहनत करते हैं, और इस साल वो छलांग मानते हैं। ये जो वेव है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी एमसीएल के लिए बन गई है, जो पूरी दुनिया अब जिसका विटनेस करेगी, जिसको देखेगी। तो करते हैं मिलके, अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाते हैं जैसे जहां फिर से वो दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल।